मायक लगा दिया, मायक। कल थोड़ा मूड खराब हो गया था तो वो पॉइंट ही दिमाग से निकल गया था पूरा, मजा भी नहीं आ रहा था पढ़ाने में। आज समझना, ठीक है। दो रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। एक अभिक्रिया है ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, और ये अभिक्रिया है, इसको अपने को ऊष्मा देनी पड़ रही है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, अपन हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी अभिक्रिया को ऊष्मा दी जाती है और वो लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है, ठीक है। दूसरी देखना, अगर कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा, बाहर निकल रही है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी। विलेयता का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा घुलने की क्षमता, विलय कितना घुल सकता है, समझ में आया। तो अब वो कम होती है या ज्यादा होती है, दोनों के अंदर अपने को टेम्परेचर बढ़ा के देखना है, ठीक है। अगर मैं इस अभिक्रिया के अंदर तापमान बढ़ा दूं, तापमान क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो तापमान किधर है, ये रहा तापमान, यही तो है। डेल्टा का मतलब क्या है, टेम्परेचर, यानी ऊष्मा अपने को देनी पड़ रही है। तो अपन इसको ऊष्मा को ज्यादा देंगे। तो 11वीं का एक नियम था, लेशा-तेलिय का नियम। हैप्पी बर्थडे, आजा जल्दी, ठीक है। तो लेशा-तेलिय के नियमानुसार क्या है बेटा, कि अगर किसी अभिक्रिया को अपन कुछ भी करते हैं, उसके ताप दाब सांद्रता के अंदर कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया उसका उल्टा काम करती है। समझ में आया। तो आपने क्या किया, अभिक्रिया को ऊष्मा दी, अभिक्रिया को ऊष्मा दी, तो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक ऊष्मा को लेता है, क्या लेता है। अब अपन ने अभिक्रिया को ऊष्मा दी, अभिक्रिया इस ऊष्मा को क्या करना चाहेगी, कम, यानी कहां जाना चाहेगी, कम करना चाहेगी इस चीज को। और कम करने के लिए क्या है, तो जैसे आपने ऊष्मा दी, इसका मतलब क्या किया, आपने अभिकारक बढ़ा दिया, क्योंकि अभिकारक की तरफ भी तो है ऊष्मा, और उधर ऊष्मा किधर है, उत्पाद की तरफ। तो आपने जैसे ही अभिकारक बढ़ाया, तो अभिक्रिया अभिकारक को क्या करना चाहेगी, कम, और ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगी, उत्पाद। तो उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन भी तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुण है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ध्यान से देखना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर उत्पाद ज्यादा होता है। इसको ऐसे मत समझो कि उत्पाद ज्यादा होता है, इसको ऐसे समझो कि विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आया, पक्का सबको समझ में आ गया। अब देखना दूसरी, कौन है, दूसरी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा बढ़ाई, यानी क्या बढ़ गया, उत्पाद बढ़ गया। तो अभिक्रिया इस उत्पाद को क्या करना चाहेगी, कम। तो अभिक्रिया उत्पाद को कम करेगी, तो क्या बढ़ जाएगा, अभिकारक। क्या बढ़ जाएगा, अभिकारक। तो आपके सी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, और सी की मात्रा कम हो गई, यानी घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम, यानी विलय कम घुलेगा। यानी अगर मैं बोलना चाहूं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर, आप टेम्परेचर क्या होता है, विलेयता के समानुपाती होता है। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके बेटा, विलेयता के। किस किस को पल्ले पड़ गया, कल अपन ने ये लिख लिया था ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा शोषी के यहाँ पे ये वाला सिंबल बना लिया था, ठीक है, बना लिया था। अब लिखो, यहाँ पे नीचे लिखो, लाइन छोड़ के स्टार डाल के लिखो, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का उपयोग, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग
उष्मा शोषी में लिखो, लिखो ऊपर लिखना, मैं बोल रहा हूं कॉपी के ऊपर लिखो उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण करती है, उष्मा का अवशोषण करती है। और पूरी लाइन बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का अवशोषण करती है, पर तुम्हें इतना याद रख लो कि उष्मा का अवशोषण करती है। और नीचे वाली में क्या लिखोगे, उष्मा का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करती है। ये बात किस अभिक्रिया के लिए पढ़ ली अपन ने, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए या शोषी अभिक्रिया के लिए, शोषी अभिक्रिया के लिए। करें आगे। दूसरा क्या है अब, उष्मा क्षेपी। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या होता है बेटा, टेम्परेचर विलेयता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो लिख दो ये चीज, हेडिंग डालो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए विलेयता। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए विलेयता। लिख दिया, ये वाला निशान बना दिया, टेम्परेचर बना दिया। नेक्स्ट लिखो, अब लाइन छोड़ के स्टार डाल के लिखो, कुछ आयनिक ठोस, कुछ आयनिक ठोस, कुछ आयनिक ठोस, कोष्टक में लिखो चूना। चूने का सूत्र बता सकता है कोई मुझे, CaO क्या होता है बेटा, CaO लिखो, कुछ आयनिक ठोस, कोष्टक में लिखो चूना, कोमा सोडियम कार्बोनेट, चूना कोमा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। हाथ खड़े करना कि किस किस को ये फॉर्मूले बनाने नहीं आते, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो कि जिसको ये फॉर्मूले बनाने नहीं आते कि ये Na2CO3 कैसे आया। नहीं आते, तुम दोनों का आते हैं, फॉर्मूले बना सकते हो। चलो तो तुम्हारे लिए एक क्लास लगा देंगे जिस दिन तुम्हें ऐसे फॉर्मूले सारे बना सकते हो, तुम कोई भी फॉर्मूला दे दो भले, लिख लो। क्या लिखा, चलो तो फिर जिस जिसको आता है वो बताना। अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताओ, अमोनियम सल्फेट क्यों आता है जब तक। शाबाश, प्रियंका बताना चाह रही है, NH3 आगे क्या था, नहीं, हाँ चलो शाबाश, वेरी गुड, NH3SO4 एक जने को आया बस। और किस किस के बताइए, तूने यही बताया तो 4-5 जनों के क्या है बेटा, बिल्कुल गलत है। चलो तो देखना क्या होता है, अमोनियम का मतलब होता है NH4+। क्या होता है, NH4+। मैंने अमोनिया नहीं बोला, अमोनिया होता है NH3 और EM लग जाता है जब उसके ऊपर प्लस आ जाता है। यही सिखाना है मेरे को कि फॉर्मूले बनते कैसे। ये अमोनियम, और सल्फेट का सूत्र होता है SO4(2)। क्या होता है, SO4(2)। जब इसका फॉर्मूला बनाओगे तो तुम्हारे बनेगा NH4 का होल SO4 का ट्वाइस, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये नवीन के आया था। चलो ठीक है, तो सभी बैठ जाना उस दिन फॉर्मूले वाली क्लास में। ठीक है, चलो लिखो, क्या लिखा, कोष्टक बंद कर दो। जल में घुलने पर, जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में
तापमान बढ़ाने पर, ऐसी स्थिति में तापमान बढ़ाने पर लेशा-तेलिए के नियमानुसार, लेशा-तेलिए के नियमानुसार अच्छा, अभिक्रिया अब की बार उल्टी चलेगी या सीधी चलेगी? पिछली बार तो सीधी चली थी, अब की बार क्या होगा? अभिक्रिया इस साइड प्रतीप दिशा में चलने लग जाएगी। तो क्या लिखोगे? अभिक्रिया प्रतीप दिशा में संपन्न होती है, होती है। प्रतीप दिशा में संपन्न होती है। और हाथ खड़े करना, विलेयता बढ़ेगी या कम होगी? हाथ खड़े करो, सबको आना चाहिए। विलेयता कम होगी या बढ़ेगी? पर लिख दो, बाद में लिख लेना। युवराज बेटा आप ही बताओ, विलेयता कम होगी या ज्यादा होगी? विलेयता क्या होगी? ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? उष्मा शेपी। उष्मा शेपी मतलब अभिक्रिया खुद उष्मा बाहर निकाल रही है, अपन ने उष्मा दे दी, वो भी बाहर निकल, यानी उत्पाद बढ़ गया। अभिक्रिया उत्पाद को क्या करना चाहेगी? कम, यानी किधर जाएगी? अभिकारी, यानी उल्टी चलेगी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतीप दिशा में। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर C कम होगा यानी उत्पाद कम होगा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी बेटा। क्या होगी? कम। समझ में आ गया? पक्का? तो लिखो विलेयता कम होगी। बार बार बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा, लारब पड़ जाऊंगा। ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? बता, कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शेपी है, उष्मा शोषी है? उष्मा शेपी, यानी उष्मा का क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है। आप ढूक के जो आपने क्या किया? और उष्मा बढ़ा दी, यानी आपने क्या किया? उत्पाद बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपने, उत्पाद बढ़ गया। अभिक्रिया क्या करेगी? इसका विरोध करेगी और इसको क्या करना चाहेगी? कम। और इसको कम करने के चक्कर में किधर चलेगी? इधर। और इस दिशा को बोलते हैं प्रतीप दिशा। कौन सी दिशा बोलते हैं? यानी अपना अभिकारक बढ़ जाएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा? कम। और अपने को क्या करना है? उत्पाद बढ़ाना है। और क्या हो गया? उल्टा सिस्टम हो गया। यानी मान लो ये है चीनी, ये है पानी, और ये है चीनी पानी का घोल, और चीनी पानी के घोल को ही क्या बोलते हैं? विलेयता, कि कितना घुलेगा, और इसकी मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आया? पक्का? अब क्लियर? अब एक चीज और बताता हूं, ठीक है? दो वर्ड पढ़े थे अपन ने, एक तो विलीनीकरण और एक पढ़ा था क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण कोई बता सकता है क्या था? हाँ मानवेंद्र, दोनों बता दे। हाँ शाबाश। देखो ये तो है, वापस पीछे मत देखो और इसको इधर देखो। विलीनीकरण का मतलब तो होता है घुलने की प्रक्रिया। घुलने की प्रक्रिया कि कितना घुल रहा है, जितना घुलेगा वही इसकी प्रक्रिया है। तो इसको शॉर्टकट में समझाता हूं। विलीनीकरण का मतलब तो होगा कि शक्कर घुल रही है अच्छे से। समझ में आया? बढ़िया हो गया। और क्रिस्टलीकरण का मतलब शक्कर घुलना क्या हो गई? बंद, और क्या बनने लग गए? वापस क्रिस्टल बनने लग गए। दिमाग लगा के बताना, खुद ही बताना कि उष्मा शेपी अभिक्रिया दोनों में से किसका एग्जाम्पल होगी? विलीनीकरण या क्रिस्टलीकरण? दिमाग लगा के बताना। दिमाग लगाओ जितना हो सके। मैं बोल रहा हूं घुलने की क्रिया बंद हो गई, यानी शक्कर घुल ही नहीं रही है, यानी शक्कर नीचे बैठने लग गई। और वो किस अभिक्रिया में होता है? उष्मा शेपी। उष्मा शेपी के अंदर विलेयता क्या हो जाती है? कम, यानी घुलना क्या हो गया? बंद। तो बताओ कि उष्मा शेपी किसका उदाहरण होगी? विलीनीकरण या क्रिस्टलीकरण? हाँ युवराज, विलीनीकरण। आपका? इस युवराज का? आपका? आपका? क्रिस्टलीकरण वाले हाथ खड़ा करो। युवराज आंसर मिला। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है? शक्कर घुलना बंद हो गई, वापस शक्कर बन रही है। आ गया समझ में? अब यहां से आता है क्वेश्चन कि उष्मा शेपी अभिक्रिया के अंतर्गत, उष्मा शेपी अभिक्रिया के अंतर्गत विलेयता में विलय के कण क्रिस्टलीकरण की ओर अग्रसर होते हैं या विलीनीकरण की ओर अग्रसर होते हैं? क्रिस्टलीकरण के अंदर। तो उष्मा शेपी के अंदर तो किसके अंदर अग्रसर होंगे? क्रिस्टलीकरण। और उष्मा शोषी के अंदर, उष्मा शोषी का मतलब क्या था? ज्यादा से ज्यादा घुलेगा, और ज्यादा से ज्यादा घुलेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? विलीनीकरण।
समझ में आया? तो डालो नोट सुंदर सा और लिखो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया विलीनीकरण की ओर अग्रसर होगी। विलीनीकरण की ओर अग्रसर होगी किसके अंदर? ऊष्माशोषी के अंदर। तो ऊष्माशोषी के अंदर तो किधर अग्रसर होगी? विलीनीकरण। और ऊष्माक्षेपी के अंदर क्रिस्टलीकरण। ठीक है, विलीनीकरण की ओर अग्रसर होगी, लिख दिया। एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने पर क्रिस्टलीकरण की ओर अग्रसर होगी। आ जाओ, देखिए वापस रिवीजन मारते हैं मस्त सा। ठीक है, इधर देखो, विलेयता क्या होती है? 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक दो पढ़ लिए। पहला कौन सा था? विलेय विलायक की प्रकृति, समान समान को घोलता है, यानी विलेय विलायक दोनों समान है तो विलेयता क्या होगी? ज्यादा। और दोनों अलग अलग है तो, अच्छा समान समान का मतलब क्या है? ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय। साथ साथ बोला करो थोड़ा, तो वो चीजें जितना बोलोगे ना उतना दिमाग में फीड होती जाएगी। समझ में आया? चलो दूसरी चीज, ताप का प्रभाव दो तरह से था। अगर तापमान बढ़ाओगे और विलेयता बढ़ेगी, कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी। और तापमान बढ़ाओगे और विलेयता कम होगी तो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी के अंदर अभिक्रिया किसकी ओर अग्रसर होगी? विलीनीकरण। और ऊष्माक्षेपी के लिए किधर अग्रसर होगी? क्रिस्टलीकरण। समझ में आया? अब नया टॉपिक है दाब का प्रभाव। दिमाग लगा के तुम आंसर दो, मैं नहीं पढ़ा रहा। दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम्हें शक्कर पानी के अंदर घोलनी है, दाब, या तो दाब का मतलब समझते हो बीचना, दबाना। तो दाब लगा के तुम ज्यादा घोल पाओगे या कम घोल पाओगे, ये तुम्हें आंसर देना है। ज्यादा घोल पाएंगे। समझ में आया? देखो अब समझना, कभी आपने ऐसा देखा होगा कि ज्यादा घोल पाएंगे, मतलब कि जैसे मान लो कि ये अपना पानी था, ठीक है, इसके अंदर आपने शक्कर डाल दी, शक्कर के कण डाल दिए, ऊपर से भींच रहे हो चम्मच से, गुड़ने रहे हो। ऐसा कभी होगा क्या? घुलेगा क्या? नहीं। अपन उसको घुलाने के लिए क्या करते हैं? हिलाते हैं, ना कि उसको दबाते हैं। अब एक बात बताओ, पानी को दबाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? किसी के पास इंजेक्शन है क्या? सिरिंज देख रखी है, इंजेक्शन की सिरिंज, उसके अंदर पानी भरा होता है, उसके आगे वाले के हिस्से को ऐसे यूं भर के और उसके आगे वाले को रोक के फिर पीछे से दबाना। अगर पानी कोई किसी के पास है नहीं यार, कोई जुगाड़ कर सकता है क्या? 2 मिनट जल्दी जाके, अब भी आ जाओ। सिरिंज का क्या है? क्या मेडिकल पास में? नवीन कड्डा, जा जल्दी जा। हाँ जाओ, देखे गया ही। दिख रहा है? चलो अब समझना, ठीक है। अभी ये सिरिंज क्या है? एकदम खाली। सही बात है। बाहर जो दाब होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भर गई? खाली है या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है। अरे बेटा खाली है ना, क्या है? खाली है। अरे गधेड़ो, भरा हुआ है। गैस है इसके अंदर, क्या है? ठीक है, अरे गैस है, गैस। क्या है इसके अंदर? गैस। अब इसका पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर गैस है? तो मैंने इसका मुंह बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको भींचना चाहूं तो ये भींचने में आ जाएगा, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर, पर एक टाइम पर आके मैं नहीं भींच पाऊंगा। क्यों भाई? पास। अब गैस सारे कण क्या हो गए? पास हो गए। समझ में आया? अब देखना, मैं ज्यादा इसको नहीं भींच पा रहा हूं कि सारे कण क्या इकट्ठा हो गए, पर फिर भी इतना आधा तो भींच दिया मैंने, क्योंकि गैस के कणों में क्या होती है? दूरी होती है। गैस के कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको छोड़ूंगा तो अंदर गैस है, वो अंदर जितनी भी गैस भरी हुई है, अब वो क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। किसके ऊपर? इस पिस्टन के ऊपर। पिस्टन बोलते हैं ये मेरे अंगूठे के नीचे दबा हुआ उसको, ठीक है। तो देखो
वापस कहां फेंक दिया, ऊपर। जैसे वापस देखना, अब ये है, मेरे तो अंगूठा ही दुखने लग गया। अब जैसे इसको दबाया, ये वापस दूर फेंक दिया। क्यों भाई, गैस क्या लगा रही है अब, दाब। किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर। समझ में आया? चलो अब देखना, अब इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है। अब कुछ है क्या, अब कुछ है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने मुंह बंद कर रखा है, इस बार गैस आई ही नहीं। तो जैसे ही मैं इस पिस्टन को छोड़ूंगा, अंदर गैस की मात्रा क्या है, कम। बाहर क्या है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब इस पिस्टन पर बल लगाएगा और कहां पे भेज देगा, वापस पीछे। देखो समझ में आया? अब दूसरी चीज, अब अगर ये का यही मैं इसके अंदर पानी भर दूं, यानी अब इसके अंदर क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव। जैसे मैंने पिछली बार गैस को भरने के बाद, इसका मुंह बंद करने के बाद में अगर दम लगाया, तो वो अंदर गया क्या, पिस्टन गया था। अब अगर द्रव है, अब मैं बीचना चाहूं तो मेरे काका जी आए ना तो भी नहीं बीच पाएंगे, क्योंकि द्रव के कण क्या होते हैं, पास पास। और ये का ये इसके अंदर ठोस भर दूं तो मेरा पूरा खानदान नहीं कर पाएगा इसको। क्यों भाई, ठोस के कण और ज्यादा पास पास होते हैं। तो अब तुम दाब लगा रहे हो और इसके अंदर शक्कर डाल के तुम दाब लगाओ, पूरा दाब लगाओ, तो क्या घुलेगी क्या शक्कर, नहीं घुलेगी। यानी विलेयता के ऊपर, किसके अंदर विलेयता, अपन क्या टॉपिक क्या चल रहा है, ठोसों की द्रव में विलेयता। ये चीज भी ध्यान रखना, ठोसों की किस में विलेयता, द्रव में। यानी इसके अंदर अपन इस द्रव के अंदर ठोस डाल के अगर दाब का प्रभाव देखें तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव होगा, पहला समानुपाती, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा कोई नहीं, चौथा उपरोक्त सभी, क्या करोगे, कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस किस के समझ में आ गया एकदम ढंग से? अब तो आएगा ना बेटा, खर्चा हुआ है, देखो मोटी इंजेक्शन लेके आया नवीन, है नवीन। चलो डालो हेडिंग, विलेयता पर लिखो, ऐसे लिखो, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। ठोसों में द्रव की विलेयता पर दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में, ठोसों की द्रव में, अगर गलती होगी हो तो वापस चेंज कर देना। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। क्या प्रभाव होगा, लिख दो आगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, वंशिका को नीचे, अब याद आया तेरे को लो भाई वंशिका जी नीचे बुला रहे हैं आपको, तुरंत प्रभाव से गोइंग। क्या क्या पढ़ लिया, अब समझ में आ गया। अब एक टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया। विलेयता को कितने भागों में बांटा था, दो, ठोसों की द्रव में विलेयता और एक पॉइंट क्या था, गैसों की द्रव में विलेयता। दो पॉइंट पढ़े थे, समझ में आ गया। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है, ठोसों की द्रव में विलेयता कितने, इसको प्रभावित करने के वाले कारक कितने, तीन। कौन कौन से, विलय और विलायक की प्रकृति, दूसरा तापमान और तीसरा दाब। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। और अब इसको बंद कर दूं पहले मैं।